हाँ दोस्तों, तो कैसे हैं मेरे छोटे भाई बहन। तो और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड 2026 की तैयारी। आशा करते सभी बच्चे बोर्ड 2026 की तैयारी में एकदम से व्यस्त होंगे और आप लोग अपने बोर्ड एग्जामिनेशन को ऑपरेशन करने के लिए, उसको फाड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए होंगे। तो मैं यहां पर खड़ा हूं आप लोगों की मदद करने के लिए कि आप लोगों को पूरी साल किस तरीके से पढ़ाई करनी है। आज मैं आपको टॉपर बनने के सबसे 5 सक्सेस मंत्रा बताऊंगा कि अगर आप लोग चाहते हो टॉपर बनना तो आपको केवल और केवल 5 पॉइंट्स पर ध्यान देना होगा। उसके बिना आप टॉपर नहीं बन पाओगे। तो टॉपर बनना बेहद आसान होता है, आपको बस एक सिंपल सी 5 पॉइंट्स फॉलो करने पड़ेंगे। एक दिन में आप टॉपर नहीं बन पाओगे। मैं आपको दोबारा बता दूं, टॉपर बनने के लिए आपको पूरी साल पढ़ाई करनी पड़ेगी, फ्रीक्वेंट ईयर पढ़ाई करनी पड़ेगी। आपको समझनी होगी टॉपर किस स्टाइल में पढ़ाई करते हैं। अगर आपने अभी तक 15 जुलाई तक आपने कुछ नहीं पढ़ा, 15 जुलाई तक आपने कुछ नहीं पढ़ा, तो अभी भी टाइम है एक टॉपर बनने के लिए। मैंने ऐसे टॉपर्स को देखा है कि जो से 5 घंटे पढ़कर स्टेट में रैंक ला सकते हैं, वो 5 घंटे पढ़कर डिस्ट्रिक्ट में रैंक ला सकते हैं। बिल्कुल संभव है अगर आप लोग अंदर से डेडिकेटेड हैं, अगर पढ़ने के लिए आपके मन में जुनून है, सीरियस हैं अगर आप, तो आप पढ़ सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। आइए मैं बताता हूं कि कैसे टॉपर बना जाता है, टॉपर बनने का सक्सेस मंत्रा क्या होता है। शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज हमारे पास, मैं आपको केवल 5 चीजें बताऊंगा। अगर आप उन चीजों को मानोगे ना तो आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आइए दिखाता हूं क्या चीजें हैं वो। मेरी बात बिल्कुल दिमाग में रख लो, इस बात को दिमाग में डाल लो, क्योंकि ये बार बार नहीं बताऊंगा मैं, एक बार बताऊंगा, एक बार को लिख के रख लो कहीं पर। फॉलो करनी, यानी कि आपको फॉलो करनी है वो चीजें। आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज आपको है प्रोडक्टिव आवर रूल्स। सबसे पहला चीज आपका है प्रोडक्टिव आवर रूल। ये क्या होता है? प्रोडक्टिव आवर रूल क्या होता है भाई? प्रोडक्टिव आवर रूल का मतलब होता है समय का सदुपयोग करना। आपका जो समय होता है उसको कैसे आप लोग सदुपयोग करोगे। मेरे पास एग्जांपल के लिए मेरे पास 2 लड़के हैं। एक मेरे पास सीता है, लड़की है, एक सीता है, और मेरे पास एक गीता है। मेरे पास एक सीता है और दूसरी गीता है। सीता जो है वो डेली 10 घंटे पढ़ाई करती है, डेली 10 घंटे, और गीता जो है वो केवल दिन में 2 से 3 घंटे पढ़ाई करती है। लेकिन जब बोर्ड एग्जामिनेशन होता है क्लास 12th का, तो सीता के नंबर कम आते हैं लेकिन गीता के नंबर ज्यादा आते हैं। ऐसा क्यों? लेकिन गीता सिर्फ 2 घंटे पढ़ती थी, 3 घंटे पढ़ती थी। सीता 10-10 घंटे, 11-11 घंटे पढ़ती थी, लेकिन उसके मार्क्स कम आए। इसके पीछे का रीजन क्या है? प्रोडक्टिव आवर रूल। मतलब वो 10 घंटे किताब खोलकर बैठती थी, उसके पैराग्राफ्स रटती रहती थी। और वहीं गीता जो थी, वो गीता क्या करती थी उस टाइम? वो प्रोडक्टिव आवर रूल्स फॉलो करती थी। यानी कि आपका फोकस कितना स्ट्रांग है आपकी कॉपी पर, फोकस पे डिपेंड करती थी। वो इतना कंसिस्टेंट थी, इतना फोकस थी पढ़ाई पर कि उसको आसपास की चीजें बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही थी। उसके मन में बिल्कुल नहीं था कि इंस्टाग्राम पे क्या चल रहा है, उसका मन बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा था यूट्यूब शॉर्ट्स में, रील्स में। वो बिल्कुल फोकस थी, इसलिए वो 2 घंटे में 10 घंटे से भी ज्यादा सिलेबस कंप्लीट करती थी। और वहीं गीता जो थी, वहीं जो सीता थी, सीता पढ़ाई तो बहुत करती थी लेकिन वो बहुत डिस्ट्रैक्टेड थी। मतलब उसके दिमाग में इंस्टाग्राम भी चलता था, फेसबुक भी चलता था, रील्स भी चलती थी। ये सब चीजें उसको डिस्ट्रैक्ट कर रही थी। तो भले ही वो 10 घंटे पढ़ रही है लेकिन वो एक्टिव स्टडी नहीं है, लेकिन गीता एक्टिव स्टडी कर रही है। मैं एग्जांपल लेके आपको सिखाता हूं। ये सबसे बड़ा रूल है, सबसे बड़ा। आप 2 घंटे में 10 घंटे वाले को पीछे कर सकते हो और कोई भी टॉपर नहीं बताता। मैं रियली बताऊं ना तो कोई भी टॉपर नहीं बताता ये रूल। ये क्या होता है? जब आप एग्जाम देने जाते हो, आपने 10th का एग्जाम दिया है, आप अपना 10th का बोर्ड एग्जाम्स दे चुके हो, उसमें जब आप लिखते हो, आप जब पेन चलाते हो ना, आपको कितना लगभग 3 घंटा 15 मिनट मिलता है, 3 hours 15 मिनट मिलता है। तो उसमें आप ये नहीं सोचते हो कि मेरा कौन सा मैसेज आया है, मुझे कौन सा गेम खेलना है, मुझे कौन से रील स्क्रॉल करनी है। उस टाइम सिर्फ और सिर्फ आप बिल्कुल धड़ाके से लिखते हो, बस आपकी पेन नहीं रुकती है। वो 3 घंटे हो या 2.5 घंटे हो, आप बिल्कुल दबा के लिखते हो। उस टाइम आप फोकस होता है आपका। उस टाइम आप बिल्कुल नहीं सोचते हो कि मेरा फोन, मुझे यूट्यूब शॉर्ट्स चलाना है, मुझे इंस्टाग्राम चलाना है। उस टाइम आप बिल्कुल फोकस होते हो। तो उस टाइम जैसे फोकस बनाओ, जैसा आप एग्जाम में फोकस होते हो ना, उसी के जैसा फोकस बनाओ डेली लाइफ में, डेली के बेसिस पर करो। अगर आप लोग ये करोगे तो मुझे यस कमेंट में लिखो कि यस मैं करूंगा, मैं एग्जाम के जैसा फोकस बनाऊंगा अपने डेली लाइफ में। तो आपको फर्क कल से नहीं, फर्क आज से दिखेगा। देखना
सबसे बड़ी चीज होती है, पढ़ना जरूरी नहीं होता, पढ़ाई के साथ साथ आप एक्टिव रिकॉल कितना कर पा रहे हो वो इंपॉर्टेंट होता है। पढ़ाई तो बहुत सभी बच्चे करते हैं ना, एक्टिव रिकॉल रिवीजन के बेस पे आता है। तो रिवीजन आप कैसा कर रहे हो, आप कौन सी किताबें यूज कर रहे हो, आप PYQ कर रहे हो या नहीं, ये सब कुछ मैटर करता है टॉपर बनने के लिए। आपको समझ में आया होगा प्रोडक्टिव आवर रूल का मतलब क्या होता है। अपने समय में आप जो पढ़ाई कर रहे हो, आप भले ही 10 घंटे पढ़ाई मत करो, भले ही आप 2 घंटे पढ़ाई करो, 2 घंटे आप ऐसे पढ़ाई करो कि 10 घंटे पीछे हो जाएं, यानी कि एक्टिव स्टडी करो, एक्टिव स्टडी करो। ठीक है, आशा करते हैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझ में आया होगा कि एक्टिव स्टडी बिल्कुल ऐसे करनी है कि 0 डिस्ट्रैक्शन, 100% फोकस, इस तरीके से। उसके बाद फॉलो वन बुक, फॉलो वन बुक। टॉपर्स कभी भी ये नहीं बताते हैं कि आपको कितनी किताबें फॉलो करती हैं। बहुत से टॉपर्स से आपने सुना होगा, वो बोल देते हैं इस पब्लिकेशन की ले लो, फिर उसके बाद इंग्लिश मैंने इस पब्लिकेशन से पढ़ी, फिजिक्स मैंने इस पब्लिकेशन से पढ़ी, फिर उसके बाद मैंने ये एडिशनल बुक्स पढ़ी, उसके बाद मैंने वो फलाना एडिशनल बुक्स पढ़ी। ऐसा नहीं होता है। आपको टॉपर्स की बात नहीं माननी है, आपको केवल अपनी खुद की बात माननी है कि आप केवल और केवल एक किताब फॉलो करोगे, केवल सिंगल बुक फॉलो करोगे, उसको एक बार नहीं पढ़ोगे, एक किताब को 20 बार करोगे। आपको एक किताब को 20 बार करना है, आपको 20 अलग अलग किताबें नहीं पढ़नी है, आपको 1 बुक से स्टडी करनी है, केवल एक किताब से पढ़ाई करनी है और 20 बार पढ़ाई करनी है। ठीक है, एक किताब से 20 बार, 20 किताबें नहीं पढ़नी। तो यही याद रखो, 1 बुक फॉलो करो, एक किताब फॉलो करो। ठीक है, उसके बाद तीसरी चीज क्या है, ओवर थिंकिंग एंड डिस्ट्रैक्शन। बहुत से बच्चे बोलते हैं कि वो पढ़ाई तो करना चाहते हैं, लेकिन उनके दिमाग में इतना प्रेशर है, उनके दिमाग में इतना ओवर थिंकिंग है, वो पढ़ाई करने टाइम जब बैठते हैं तो उनके दिमाग में इतना ओवर थिंकिंग होता है, वो इतना डिस्ट्रैक्शन होता है, कहीं इंस्टाग्राम का मैसेज आ जाता है, कहीं गेम खेलने का मैसेज आ जाता है, कहीं दोस्त का कॉल आ जाता है। तो आपको उससे कैसे बचना है, तो सबसे बड़ी फंडामेंटल ट्रिक यही होती है कि अगर आपको ओवर थिंकिंग हो रही है और आप फिजिक्स सॉल्व करना चाहते हो या केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले आपको जो ओवर थिंकिंग हो रही है आप उसको एक ब्लैंक पेपर लो, एक खाली पेपर लो, और आपको जो भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं या ओवर थिंकिंग हो रही है तो उस पर सब कुछ लिख दो, सब कुछ उस पर लिख दिया, और बोलो कि जब मैं पढ़ाई अपनी कंप्लीट कर लूंगा उसके बाद तुम्हें देखूंगा। तो उसके बाद उसको साइड रख दो, जिससे आपकी जो ओवर थिंकिंग का लेवल है, जो स्ट्रेस का लेवल है, वो कम हो जाएगा, वो डाउन हो जाएगा। ये तीसरी चीज। और डिस्ट्रैक्शन का मतलब यही है कि मैं साफ साफ दोबारा बोलूंगा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, प्लीज 7 से 8 महीने के लिए बंद कर दो। 12th का पेपर हो जाए उसके बाद भले ही आप इसको इंस्टॉल कर लेना, लेकिन अभी के लिए प्लीज इनको अनइंस्टॉल कर दो, इनको बंद कर दो। मेरी बात मान लो इस चीज को, ठीक है। ये जो हमारा ओवर थिंकिंग और डिस्ट्रैक्शन पर आपको वर्क करना है, ठीक है, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारे पास अब हमारा चौथा नंबर जो पॉइंट है वो है ब्रेन फोटोग्राफिक मेमोरी के बारे में। ब्रेन फोटोग्राफिक मेमोरी क्या होता है? जो बच्चा शुरू से लेकर अंत तक मेरे साथ जुड़ा हुआ है वो आज के दिन बहुत सारी चीजों को लेकर जाएगा और टॉपर बनने की जो ट्रिक है, जो मेरे पास टॉपर ट्रिक है, वो सीख पाएगा। जो टॉपर बनने की ट्रिक सिर्फ और सिर्फ टॉपर्स आपको कभी नहीं बताते, मैं रियल बता रहा हूं ये चीज। ये क्या होता है ब्रेन फोटोग्राफिक मेमोरी? ये क्या होता है ये चीज मैं आपको बताऊं। ब्रेन फोटोग्राफिक मेमोरी, इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा दिमाग होता है ना, दिमाग हमारा फोटोग्राफ्स पर वर्क करता है। यानी कि जैसे कि मैं आपसे बोलूं एप्पल, जब आप एप्पल देखते हो ना, सेब, तो सेब सुनते आपके दिमाग में क्या आता है? एक गोल फल होता है, लाल रंग का फल होता है, इस तरीके का आपके दिमाग में ये चीज आती है। तो आपको आपके दिमाग में क्या होगा, दिमाग आपका किस तरीके से याद रखता है? फोटो की मदद से याद रखता है। जैसे कि आपसे मैं बोलूं कि आपके घर का रास्ता बाएं से दाएं है, मतलब राइट से लेफ्ट है, और लेफ्ट से राइट है, फिर राइट से लेफ्ट है, लेफ्ट से राइट है। तो क्या आपको समझ में आया होगा? बिल्कुल नहीं समझ में आया होगा। तो आपको, अगर मैं आपको अपनी बाइक से बिठा के अपने घर तक लेके जाऊं तो आपको 100%, आपको 99% चांस है वो समझ में आ जाएगा रास्ता। तो यही होता है हमारे ब्रेन की फोटोग्राफिक मेमोरी। किसी भी चीज़ को पढ़ो, उसको विजुलाइज करो, अपने दिमाग में सोचो, उसकी तस्वीर बनाओ। बिल्कुल कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ विलियन चैप्टर, तो विलियन चैप्टर में पढ़ने से पहले सबसे पहले सोचो विलियन क्या होता है? पानी और चीनी का मिश्रण, एक शरबत, एक सिरप, ये विलियन होता है ना। तो विलियन को दिमाग में सोचो, उसकी तस्वीर लगाओ, उसकी फोटो बनाओ दिमाग में, तब आपको चीज़ें याद होगी और लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेंगी, ठीक है। ये आपको फोटोग्राफिक मेमोरी याद रहेगी, ठीक है। जैसे कि आपसे बोलूँगा आपकी मम्मी, तो मम्मी के लिए आपको, जब मैं आपको अपनी मम्मी के बारे में सोचो तो सबसे पहले उनका आपको एक स्ट्रक्चर सामने आएगा, उनकी फ़ोटो आपके दिमाग में आएगी। वही याद रखो, दिमाग जो होता है वो फोटोग्राफिक मेमोरी पर वर्क करता है, आपकी विजुअलाइजेशन प्रॉपर्टी पर वर्क करता है, इस चीज़ को याद रखो। उसके बाद नेवर स्टडी इन स्ट्रेस। स्ट्रेस का मतलब होता है जब आप बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड होते हो, आप तनाव में होते हो, तो उस टाइम आपको पढ़ाई नहीं करनी चाहिए।
चूँकि मैं आपको बताऊँ, अगर एक गिलास है मेरे पास, वो पानी से भरा हुआ गिलास है, अगर आप उसमें और पानी डालोगे तो पानी गिलास से बाहर निकल जाएगा, मतलब आपका पढ़ा हुआ आपसे बाहर निकल जाएगा, मतलब आप पिछला पढ़ा हुआ भी भूल जाओगे। तो मेन चीज़ क्या है कि आपको जब आप स्ट्रेस में हो तो उस टाइम आपको पढ़ाई बिल्कुल नहीं करनी है। भले ही आप एक दिन का गैप लो, आप 24 घंटे का गैप लो, उसके बाद आपका ब्रेन जो है वो थोड़ा हल्का सा ठंडा हो जाएगा और आप थोड़ा बाहर की खेल कूद सकते हो, बैडमिंटन खेल सकते हो, क्रिकेट खेल सकते हो, जिससे आपका स्ट्रेस जो होगा वो डाउन होगा। और हाँ, स्ट्रेस के टाइम बिल्कुल पढ़ाई नहीं करनी, उस टाइम आपको बिल्कुल रिलैक्स होना है। 24 घंटे के लिए हो सकता है वो 48 घंटे के लिए भी आप रिलैक्स हो सकते हो, ठीक है। और स्ट्रेस में आपको पढ़ाई बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद नो योर सिलेबस एंड पैटर्न। नो योर सिलेबस एंड पैटर्न मतलब अगर आप क्लास 12th यूपी बोर्ड देने वाले हो, अगर आप 12th का एग्ज़ाम देने वाले हो, तो आपको 12th का सिलेबस सबसे पहले पता होना चाहिए। तो 12th का सिलेबस पता होना चाहिए। तब सिलेबस जब आपको पता है तो उसके बाद आपको सोचना होगा कि मेरे एग्जामिनेशन में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। क्या 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, या 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 का, 5 का, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, और क्वेश्चन का लेवल किस तरीके का होता है, क्या इजी आते हैं या मॉडरेट आते हैं या टफ आते हैं। उस हिसाब से आपको अपनी तैयारी शुरू करनी होगी। तो सबसे पहले आपको सिलेबस जानो, और सिलेबस से भी ज़्यादा ज़रूरी है अपना पैटर्न जानो। तो उसके बाद अपना पेपर पैटर्न जानो, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोई भी टॉपर आपको इस तरीके से गाइड नहीं करेगा, अगर करे तो मुझे तुरंत बताओ भाई। मैं एक्चुअल में आप लोग भले ही मुझे सगा भाई मत समझो, लेकिन मेरी जो छोटी बहनें हैं, जो मेरे छोटे भाई हैं, उनको रियल में मैं अपने सगा भाई समझता हूँ। रियल में आप लोगों को सगा मानता हूँ, एक्चुअल में आप लोगों को मैं अपना मानता हूँ, बात ये है। उसके बाद मेरे पास जो सक्सेस टिप्स होंगी वो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 6 सक्सेस टिप्स होंगी। इनको आप बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं, और ये बताना कि कौन सा बच्चा शुरू से लेकर अंत तक मेरे साथ जुड़ा हुआ है, ताकि मैं ये भी जान पाऊँ कि मैं जो यहाँ पर चिल्ला रहा हूँ, जो मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, वो मेरे छोटी भाई बहनों तक पहुँच रहा है या नहीं पहुँच पा रहा है। मुझे ज़रूर बताना आप लोग इसके बारे में। उसके बाद एक्टिव रिकॉल, उसके सबसे पहले आप लोग एक्टिव रिकॉल करो। एक्टिव रिकॉल का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ आपके क्वेश्चन आए, आपका कोई क्वेश्चन आए, जैसे कि आवेश क्या होता है, आवेश क्या होता है, तो आवेश सुनते ही आपके दिमाग में उससे रिलेटेड सभी चीज़ें आपके दिमाग में आ जाएं, तो उसको बोलते हैं एक्टिव रिकॉल करना। और एक्टिव रिकॉल कैसे होगा, रिवीजन से। तो आप एक्टिव रिकॉल कैसे करोगे, बाय द हेल्प ऑफ रिवीजन। आप रिवीजन करते जाओगे, आपका दिमाग सब कुछ चीज़ें अच्छे से एक्टिव रिकॉल होता जाएगा, आपको अच्छे से याद आती जाएंगी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद PYQ सॉल्विंग। आप एक्टिव रिकॉल करने के बाद जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो 2025 से आप 2020 से 2025 तक के कर सकते हैं, लेकिन मैं 2017 से लेकर 25 तक के कराऊंगा, ताकि आप लोगों को मैं पूरे 100% का जो वादा किया है मैंने, वो 100% का वादा मुझे दिखा, क्योंकि जब पेपर आएगा ना तो मैं यहाँ पर मिलवाऊंगा 100 में 100 नंबर का पेपर फंसाऊंगा और मिलवाऊंगा भी, ये देखना आप लोग, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, आप लोग मेरे साथ शॉर्ट नोट्स भी बनाओ, और नोट्स कैसे बनाए जाते हैं ये भी आपको एक सेपरेट वीडियो में बता दिया जाएगा कि हाउ टू प्रिपेयर नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, इसकी आप चिंता मत करना, ठीक है। प्रश्न अभ्यास मतलब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहो, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते रहो, 2-2 नंबर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहो, जिससे आपको फ़ायदा मिलेगा। एग्जाम के टाइम आने पर आपको प्रेशर नहीं होगा, आप बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद डाउट सॉल्विंग और डेली टारगेट्स। देखो, डाउट सॉल्विंग में 2 तरीके के बच्चे होते हैं मेरे पास। एक बच्चा वो होता है जो एवरेज बच्चा होता है, और एक टॉपर बच्चा होता है। दोनों को डाउट्स आते हैं, एवरेज बच्चे को भी डाउट आएगा, टॉपर को भी डाउट आएगा, लेकिन एवरेज बच्चा डाउट को इग्नोर कर देता है। उसको मतलब नहीं कि डाउट सॉल्व हो, ठीक है, नहीं सॉल्व हो फिर भी ठीक है, लेकिन टॉपर बच्चे को एक होड़ होती है कि वो डाउट को सॉल्व ही करेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मुझसे डाउट सॉल्व करो, अपने टीचर से सॉल्व करो, आप यूट्यूब पर कहीं से भी सॉल्व कर लो, मुझसे सॉल्व कर लो, कहीं से भी, लेकिन आपका डाउट सॉल्व होना चाहिए। मेरा इंटेंशन बस यही है कि आपको अपने डाउट को सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद डेली टारगेट्स बनाओ, मतलब आपको अपना टारगेट बनाना है कि मुझे 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मुझे 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मुझे केमिस्ट्री का रिवीजन करना है, मुझे हिंदी पढ़नी, इंग्लिश पढ़नी है। आपके डेली का टारगेट सेट होना चाहिए कि आपको किस तरीके से पूरा दिन पढ़ाई करनी है। आशा करते हैं आपको टॉपर बनने की जो सीक्रेट्स मैंने बताए आपको समझ में आए होंगे। और हाँ, सबसे बड़ी चीज़ याद रखना, कॉपी प्रेजेंटेशन मोर इंपॉर्टेंट है। आप क्या पढ़ रहे हो, कितना पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, नथिंग इंपॉर्टेंट, लेकिन उससे कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कॉपी में किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो। रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इस पर बहुत ध्यान देना। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं एक कॉपी लेके आऊँगा, कॉपी पर लिख के बताऊँगा कैसे लिखना है सब कुछ।
आशा करते हैं आपको सब कुछ समझ में आया होगा। पूरी क्लास बहुत अच्छी लगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार लाइक कर दो, अपने दोस्तों को बताओ और उनको शेयर करो। मिलते हैं ऐसी अमेजिंग क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।